है पहला क्वेश्चन से हमारा कि भारत की भारतीय विद्यापीठ द्वारा हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसमें संस्कृत भाषा का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2023 का, वो उसे किसे प्रदान किया गया। और यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारे गुलजार, दूसरा चेतन भगत, तीसरा राम भद्राचार्य और चौथा केशंकर कुरुप। यहाँ पर अगर बात की जाए तो गुलजार जो एक फेमस भारत के प्रसिद्ध गीतकार हैं, और चेतन भगत जो कि एक बड़े उपन्यासकार हैं, इंग्लिश नॉवलिस्ट माना जाता है। जो 3 इडियट फिल्म थी, उस 3 इडियट फिल्म के जो मुख्य जो लेखक है, उनकी जो 3.1 जो फिल्म थी उससे लिया गया है। मतलब चेतन भगत एक टॉप मोस्ट हाई सेल्स नॉवेल्स, इंग्लिश में नॉवेल जो लेखक है उसमें माना जाता है आधुनिक भारत की आइडियोलॉजी के अनुसार। और एक है राम भद्राचार्य, जो हाल ही के समय में कुछ बड़े फेमस रहे हैं, बड़े विद्वान हैं। और ये कहा जाता है कि जो राम भद्राचार्य हैं, राम भद्राचार्य अंधे थे, लेकिन इनकी विद्वता और इनका जो ज्ञान है वह बड़ा अकल्पनीय माना जाता है और एक डी.के. शंकर को माना जाता है। ये जनरली ये कहा जाता है कि मलयालम भाषा के एक बड़े फेमस लेखक रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे 4 ऑप्शन हैं, और इसमें से हाल ही में यहाँ पूछा गया है संस्कृत भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वह ऑप्शन राम भद्राचार्य को माना जाता है। अब राम भद्राचार्य को संस्कृत भाषा में एक तरीके से संस्कृत भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगर यहाँ पर हम देखें तो गुलजार को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्त मिला है, लेकिन जो गुलजार हैं उनको उर्दू भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जबकि जो शंकर कुरुप है, ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जब शुरुआत हुआ था 1944 में, वहाँ पर इन्हें ये सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और यह मलयालम भाषा के बड़े अच्छे लेखक हुआ करते थे। टिकुट्टम का नाम से इनका उपन्यास था, और उन्हीं पर इनका एक ग्रंथ लिखा गया था। चेतन भगत जो एक आधुनिक इंग्लिश नॉवलिस्ट है, इनको अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में इनका कोई जिक्र नहीं है। तो यह हमारा ऑप्शन है राम भद्राचार्य। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे राम भद्राचार्य के बारे में, और फिर बात करेंगे हम गुलजार के बारे में। कहा जाता है कि बड़ी फेमस उसके रूप में गुलजार को माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 तो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं में सार्थक यानी कि सार्थक साहित्य कार्य करने वाले जो विशेष विद्वान हैं, उन विद्वानों को भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये कहा जाता है कि साहूराम जैन थे, उन साहूराम जैन की 50वीं जन्मदिवस पर उनकी पत्नी रजनी जैन रामा जैन के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। अपने पति को एक तरीके से उनकी याद में उन्होंने इस पुरस्कार की शुरुआत की, और यह जो इसकी स्थापना, इस पुरस्कार की वो स्थापना 1944 में की गई। और इसमें पुरस्कार के रूप में एक वाग्देवी की प्रतिमा है। वाग्देवी की जो कांस्य प्रतिमा है, यह सबसे पहले मालवा के धार MP वहाँ से यह प्रतिमा प्राप्त हुई है। और इस प्रतिमा पर यह कहा जाता है कि इस प्रतिमा का अंकन रहता है, प्रतिमा दी जाती कांस्य प्रतिमा, और इसके साथ 11 लाख रुपए। प्रारंभ में ये जो राशि थी वह 1 लाख हुआ करती थी, 1 लाख से बढ़ाकर इसे 7 लाख कर दिया गया, और वर्तमान में जो इसके लिए जो राशि दी जाती है वो 11 लाख और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले शंकर कुरुप थे, जिन्हें मलयालम भाषा
में कुट्टमम नामक एक ग्रंथ लिखा था, उसमें इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं हम रामभद्राचार्य, जिन्हें अभी हाल ही में संस्कृत भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और यहाँ रामभद्राचार्य जो रामानंद संप्रदाय के जो पूरे भारत में 4 जगत गुरु होते हैं उनमें से एक माने जाते हैं, और 1982 से वह इसी पद पर आसीन है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में रामभद्राचार्य ने एक तुलसी पीठ की स्थापना की, और ये इस तुलसी पीठ के अभी तक अध्यक्ष यानी कि संस्थापक अध्यक्ष माना जा सकता है इन्हें तुलसी पीठ का। रामभद्राचार्य एक हिंदू आध्यात्मिक गुरु हैं और विद्वान और लेखक के रूप में कार्य करते हैं, और जिन्होंने संस्कृत भाषा में 240 पुस्तकें इन्होंने लिखी है और 4 महाकाव्यों का लेखन कार्य किया गया है। और रामभद्राचार्य को 2015 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तो ये सामान्य जानकारी रामभद्राचार्य के बारे में है। और दूसरी रेफरेंस में हम कहें तो गुलजार आते हैं। गुलजार जो एक जाना पहचाना नाम है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का भी। इनका जो वास्तविक नाम है, इन्हें अभी उर्दू के लिए एक तरीके से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, और इन्हें उर्दू भाषा में 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनके अन्य पुरस्कारों की श्रेणियों में अगर बात की जाए तो 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 2013 में ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करते हैं। पद्म भूषण से इन्हें किया गया। हाँ, एक चीज़ और जनरली हम इसके बारे में कह सकते हैं, रामभद्राचार्य को 2015 में पद्म विभूषण मिल चुका है, जबकि अगर हम बात करें गुलजार, तो गुलजार को 2004 में पद्म भूषण की प्राप्ति हुई है। यहाँ गुलजार 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एक हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसमें ये कहा जाता है कि अनिल कपूर सह अभिनेता के रूप में रहे थे। और इस स्लम डॉग मिलियनेयर में एक गाना होता है जय हो। इस जय हो की रचना गुलजार द्वारा की गई थी, और इस गाने को 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिलता है, और 2010 में ये ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करते हैं। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है गुलजार के बारे में। और गुलजार ने ये कहा जाता है त्रिवेणिक नाम से 9 मुखफ़ा कविता यहाँ पर लिखी हैं। ये इनकी कुछ इन्वेंशन माना जाता है। इनका सबसे अपनी कविताओं की एक जो कला है, वो कला इनके द्वारा जो जिस तरीके से डेवलप की गई। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में इसरो द्वारा इनसेट 3DS मिशन के लिए निम्न में से कौन से रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया। यहाँ पर ये रॉकेट लॉन्चर हैं जो हिंदुस्तान में जनरली पहले PDS SLV, फिर उसके बाद PSLV, और अब एक नई जो आपकी पीढ़ी चल रही है रॉकेट लॉन्चर की, वह GSLV है। और ये जो इनमें से किस प्रकार के रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो GSLV MK3 है, ये चंद्रयान जो प्रथम था, उस चंद्रयान प्रथम के मिशन में रॉकेट लॉन्चर के रूप में यूज हुआ था। लेकिन अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर जो इनसेट 3DS है, उसको जो लॉन्च किया गया है, उसमें जो रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया है वह GSLV F-14 माना जाता है। अब यहाँ पर हम इनके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पर इनसेट 3DS मिशन ये 17 फरवरी कल को इसरो द्वारा GSLV F-3 रॉकेट लॉन्चर के द्वारा इनसेट 3DS मिशन लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मौसम के पूर्व अनुमान व आपदा क्षमता में वृद्धि करना, मतलब मौसम संबंधी जानकारी की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए आपके इनसेट 3DS मिशन लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर इनसेट 3DS मिशन की कुछ जानकारियाँ, कुछ विशेषताओं पर बात करें तो ये एक भूतुल्यकालिक उपग्रह रॉकेट लॉन्चर है, और इसमें 3 चरणों में ये प्रमोदक के रूप में काम करता है। इसका जो प्रथम चरण है, इसमें ये टॉस सॉलिड जो प्रमोदक मोटर है और एक सहायक संरचना, प्रणोदक टैंक और एक इंजन शामिल है, जिसे एक तरीके से
EPS कहा जाता है। ये भूतालिक जो भंडारण प्रणोदक के रूप में ये चरण काम करता है। द्वितीय चरण भी भू भंडारण प्रणोदक चरण के रूप में यहाँ पर काम करता है। और तीसरा चरण जो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्रायोजेनिक चरण। क्रायोजेनिक चरण जिसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन को हाइड्रोजन की प्रणोदक का रूप की लोडिंग होती है। अब यहाँ पर एक चीज अब यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ समझने लायक है वह है क्रायोजेनिक टेक्निक क्या हो जाती है। क्रायोजेनिक टेक्निक हिंदुस्तान में एक स्वदेशी टेक्निक है और विश्व के कुछ 6 देश ऐसे ही हैं जहाँ पर क्रायोजेनिक चरण होता है। अब यहाँ क्रायोजेनिक टेक्निक यहाँ पर काम करती है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये क्रायोजेनिक टेक्निक क्या है। क्रायोजेनेटिक्स का मतलब ये है कि न्यून तापमान की स्थिति में भी किसी भारी वजन को उठाने की क्षमता को डेवलप करने के लिए जो लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन और लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन का जो यूज किया जाता है वो क्रायोजेनेटिक्स के अंतर्गत माना जाता है। और इस टेक्निक को अभी तक विश्व में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जापान और उसके बाद भारत, केवल इन्हीं देशों में अब तक इस क्रायोजेनेटिक्स टेक्निक का यूज किया जाता है। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि ये जो क्रायोजेनिक टेक्निक्स हैं, इस क्रायोजेनिक टेक्निक्स में न्यूनतम तापमान की स्थिति में या बहुत ही कम आर्द्रता की स्थिति में भारी वस्तुओं को उठाने या एक स्थान से दूसरे स्थान जो उपग्रह जिस स्थल है वहाँ पर ले जाने की जो क्षमता डेवलप की जाती है उसे क्रायोजेनेटिक्स कहा जाता है। और इस क्रायोजेनेटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है। लिक्विड फॉर्म में आप ऑक्सीजन यूज करोगे और लिक्विड फॉर्म में आप हाइड्रोजन का यूज करोगे। जनरली पहले जो टेक्निक्स जो क्रायोजेनेटिक्स से पहले जो यहाँ पर यूज होता था वो ठोस वस्तुओं या ठोस रूप में इनका यूज होता था और यह वहाँ पर भारी वाहनों को उठाने में जो ये सैटेलाइट्स थे ये लगभग असफल रहते थे। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इस क्रायोजेनेटिक्स में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और इसके परिणाम स्वरूप अब भारी वस्तुओं को भी यहाँ पर उठाया जा सकता है न्यूनतम तापमान की स्थिति में। तो इस प्रकार यह है आपके GSLV जो F-14 है वह GSLV का 16वां मिशन माना जाता है, जबकि स्वदेश क्रायोजेनिक के साथ यह GSLV का 10वां मिशन माना जाता है। अब हम बात करेंगे INSAT 3DS की। ये जो है ये 4 पेलोड के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब इसमें क्या है, एक तो इमेजर पेलोड है जिसमें मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर लगा हुआ है जो 6 तरंग दैर्ध्य में पृथ्वी का प्रतिबिंब को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। दूसरा पेलोड साउंडर पेलोड माना जाता है जिसमें 19 चैनल साउंडर पेलोड है जो तापमान और आर्द्रता जैसे वायुमंडल के विभिन्न मौसमी संबंधी मापदंडों को ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल की जानकारी प्रदान करता है। मतलब ये पेलोड जो होता है ये तापमान और आर्द्रता जैसे वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की ऊर्ध्वाधर जानकारी प्रदान करता है। तीसरा है डेटा प्रसानुकेर। इसके माध्यम से इनसे 3DS स्वचालित मौसम संबंधी स्टेशन और डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म से वैश्विक मौसम विज्ञान
जल विज्ञान और समुद्री संबंधी डेटा प्रदान करता है। और जो चौथा पेलोड उपग्रह साधित खोज और बचाव प्रसारण ऐसे और ऐसा, इसके माध्यम से इनसेट 3DS अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड को कवर करते हुए वैश्विक खोज और बचाव सेवाओं के लिए संकट के संकेतों को प्रसारित करता है। मतलब यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा पेलोड है, ये चारों पेलोड है, कहीं न कहीं भारत में एक जो भारत की जो महासागरीय सीमा और मौसम संबंधी जानकारी है, उसके बारे में एक वास्तविक जानकारी यहाँ पर हमें प्रोवाइड करते हैं। और इसी वजह से ये जो इनसेट 3DS है, ये जो एक तीसरी पीढ़ी मानी जाती है, उससे पहले इनसेट डी और एक इनसेट D1 आ चुका है, जो कि मौसम विज्ञान से संबंधित माना जाता है। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जो मौसम संबंधी जानकारियों की उपयुक्तता है, उपयुक्तता में तीसरी पीढ़ी का जो मौसम विज्ञान उपग्रह का एक अनुवर्ती मिशन माना जा सकता है। और यहाँ पर इस मिशन से भारत को एक बड़ी उपलब्धि जो मौसम विज्ञान है उसके संबंध में मानी जाती है। तो इस प्रकार ये 3 इनसेट डी है और ये हमारे करंट अफेयर्स के रेफरेंस में बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं।